नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 140वां एपिसोड है। लगातार आप लोगों के सवाल का जवाब जो है इस एपिसोड के अंतर्गत दिया जाता है। यदि आपके मन में भी कोई दुविधा है तो हमें कमेंट में लिख के बता दें। अपना सुझाव भी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपके मन में कुछ भी दुविधा चल रही है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए क्वेरी कंसर्न फॉर्म लिंक के जरिए हम तक पहुंचा दें। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। चलिए सवाल जवाब के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हिना जी हैं, इन्होंने लिखा है विच प्रोजेक्ट्स विल बी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर रेंटल इनकम। देखिए हिना जी, बड़ा अच्छा सवाल है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो है काफ़ी लोगों को जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर किसी के मन में रहता है कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस लोकेशन में, किस डेवलपर के साथ, किस प्रोजेक्ट में। तो देखें, इसे मैं इस तरीके से समराइज़ करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्लान रियल एस्टेट में बनाते हैं, खासकर जैसे आपने लिखा है कि यहाँ पे रेंटल इनकम के लिए, तो आपको उस पर्टिकुलर जोन को समझना इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिस लोकेशन में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वह लोकेशन किस चीज़ के लिए जाना जा रहा है, किस तरह का जो है इन्वेंट्री वहाँ पे डिमांड में है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं, जहाँ पे जिस भी लोकेशन में आईटी कंपनीज़ हैं वहाँ के आसपास अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है आपको 2 BHK 3 BHK ट्रेंड में देखते हैं। कारण ये है कि अच्छा, इसमें भी एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है आईटी कंपनीज़ में, वह किस तरह की आईटी कंपनी है। अगर वो सर्विस बेस्ड आईटी कंपनीज़ हैं तो वहाँ पे यंगर क्राउड ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे अगर छोटे फ्लैट भी हैं, आरके भी है, तो वो थोड़ा चल सकता है। या फिर अगर कुछ बड़े फ्लैट भी रहेंगे तो उसमें लोग जो है एक तरीके से पूल करके रहते हैं, 3-4 लोग मिल के जो है 3 BHK या 2 BHK को रेंट पे ले लेते हैं। वहीं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेस्ड जो है आईटी कंपनीज दिखेंगी, बैंकिंग सेगमेंट्स दिखेंगे, वहाँ पे थोड़ा आपको और ज़्यादा मैच्योर क्राउड दिखते हैं। यानी उनकी एज अमूमन अगर आप देखेंगे तो 35+ रहेगी। तो ऐसे लोग फैमिली के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 1 BHK या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट लेना कम पसंद करेंगे। उनका रुझान होगा 2 BHK प्रॉपर बड़े साइज में या फिर 3 BHK का। तो यह पहले आपको जोन समझना होगा। आपका बजट क्या है, क्या आपका बजट 1 BHK के लायक है किसी लोकेशन में, 2 BHK के लायक है, 3 BHK। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि वहाँ पे आईटी कंपनीज किस तरीके से हैं। इसके बाद आप लोग ये देखिए, जैसे ये आपने एक कैटेगरी बना लिया। अब आप देखें, मान लीजिए आपका बजट कम हो रहा है, आपको स्टूडियो अपार्टमेंट या फिर 1 BHK ही मिल रहा है, तो ये ज़्यादातर सक्सेसफुल रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़, और आपको जहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट्स, जैसे आप सेंटर ऑफ पुणे ले लीजिए, मॉडल कॉलोनी आप ले लीजिए, वहाँ पे आपको FC रोड ले लीजिए, डेक्कन रोड ले लीजिए, यहाँ पे आसपास आपको इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस बहुत सारे मिलेंगे। तो वहाँ पे जो है स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK, क्योंकि वहाँ PG भी चलते हैं, शेयरिंग में जो है रेंट दिया जाता है, तो वहाँ पे चलने की संभावना बढ़ जाती है। कोई रिकंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट हो रहा हो, वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। कुछ चीज़ें रीसेल में मिल रही हो, वहाँ पता कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आपको जो है कहीं ना कहीं 2 BHK की तरफ आप लोग जा सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा उस लोकेशन में नए IT कंपनीज, नई कंपनीज, MIDCs आसपास क्या मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पे फ्लो कैसा रहेगा लोगों का, कितना इन्फ्लक्स है उस लोकेशन में। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं चेक करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है। रेंटल तो आएगा, पर क्या वो रेंटल सफिशिएंट है जितना आपने इन्वेस्ट किया है या नहीं, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाके, ऐसा नहीं कि भाई पैसा बच रहा है, दूर जाके हमें 2-3 BHK मिल जा रहा है तो वहाँ ले लेते हैं। उसका पॉइंट ही क्या होगा, कल को आप बेचने जाएंगे तो बिकना भी मुश्किल होगा। अगर आप मान लीजिए उसे रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो उसका ROI जो है 3.5-4% के नीचे आएगा। कम से कम 4% का ROI रेंटल में आना चाहिए। 4 के ऊपर हो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें से लगभग आप समझे 0.75 से 1% जो आपका है वो प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस में चला जाता है। तो ग्रॉस जो आपके हाथ में आता है वो मैटर करता है, वही आपका ROI होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो भी रेंटल पर मंथ का है उसे 12 से मल्टीप्लाई करिए, 1 साल का निकालिए और फिर परसेंटेज देखिए। अगर वो परसेंटेज 4 के ऊपर नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट गलत है। और कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप देखें कि वहाँ पे मार्केट का जो रेंटल प्राइस हो कैसा है। उसमें भी कैटेगरीज दिखेंगी, छोटे सोसाइटीज़, बड़ी सोसाइटीज़ विद अम्यूनिटीज़, बड़ी स्पेस, तो उसका आपको ट्रेंड वहाँ का पता चल जाएगा। पास्ट के हिसाब से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्डर या फिर बेचने वाले कुछ भी कह रहे हो आप उस पर रिलाय कर लें। ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो लोग यह भी ध्यान देते हैं यार कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट क्यों ना किया जाए, वहाँ पे तो ROI काफ़ी अच्छा आता है। कोई शॉप ले लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ले लेते हैं, कुछ मॉल के कंसेप्ट में चीज़ें बन रही है वहाँ पे ख़रीद लेते हैं। देखिए, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी जब इन्वेस्टमेंट आप शॉप, रिटेल शॉप के रूप में करते हैं, खासकर जब वो मेन रोड फेसिंग होता है, तो एक तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपको बहुत ही जल्दी अर्ली स्टेज में जो है इसे हंट करना होगा कि आपको मिल जाए और प्राइस भी थोड़ा ठीक ठाक हो। लेकिन वही बात है कि जब उसकी जो आपकी इन्वेंट्रीज़ है उसकी सप्लाई ही इतनी कम है तो उसका डिमांड ज़्यादा रहता है और इसके चलते भी उसके रेट काफ़ी ज़्यादा है।
अब आपको यह देखना होगा कि आप, कई बार लोग ये सोचते हैं यार ये तो मेन रोड फेसिंग, इसका कॉस्ट ज़्यादा है, फर्स्ट फ्लोर पे ले लेते हैं, इसके अपर फ्लोर पे जो है शॉप्स खरीद लेते हैं, या फिर प्रीमाइसेस के अंदर के साइड में लेते हैं, वहाँ सस्ता भी मिल रहा है। पर वहाँ पे ट्रैक्शन जो है ड्रेस्टिकली डाउन हो जाएगा, वहाँ पे लोगों का फुटफॉल नहीं होगा। तो आप ये समझिए, अगर ऐसा आप सस्ते में ले लेते हैं और उस हिसाब से ROI नहीं आ रहा है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। खासकर मान लीजिए जिन लोगों ने भी कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर भी लिया है, उनको रिजिड नहीं होना चाहिए रेंटल को लेके। अगर आप रिजिड होंगे तो लगातार आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी जा रहा है, मेंटेनेंस भी जा रहा है, और कॉमर्शियल पे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा ही होता है। तो इसके चलते आप तभी जीत सकते हैं जब आपका प्रॉपर्टी लगातार रेंट आउट रहे, मार्केट अच्छा हो, कोई अच्छा टेनेंट आपको मिल जाए अच्छे प्राइस में, तो आप उसे जो है स्विच करा सकते हैं। लेकिन आपका कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर खाली रह रहा है बीच बीच में या फिर लंबे समय तक, तो आपका वो लॉस है। तो ये सारी चीज़ों को हमेशा माइक्रो लेवल पे भी आपको एसेस करना चाहिए कि कौन सा मार्केट किस चीज़ के लिए फेवरेबल है। बहुत ज़्यादा दूर जाकर रेंटल इनकम के लिए जो है तलाश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग तभी जाते हैं जब उनको प्राइम लोकेशन में उनके बजट में चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है वो प्राइस कॉन्शियस हैं, आपके किसी दूर वाले लोकेशन में जा रहे हैं जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है, तो उनका पहले से ही टारगेट है कि हमें रेंटल कम देना है। वहाँ पे आपको बेचने में भी समस्या आएगी। हाँ, अगर आपको बड़े स्पेस की ज़रूरत है, आपका बजट नहीं है, आप खुद रहना चाहते हैं, तो ज़रूर वो लोकेशन अच्छे हो सकते हैं। और या फिर आपका ऐसा है कि नहीं यार मुझे फ्यूचर में रहना पड़ सकता है, अभी मैं कुछ समय तक इन्वेस्ट करूंगा या अभी रहूंगा बाद में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उसके हिसाब से आप जो है लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए बार बार जो है हम लोग ये सलाह देते हैं आप लोगों को कि पहले मैक्रो लेवल पे चीज़ों को समझ के और फिर डीपली माइक्रो लेवल तक उसे समझें, जिससे सारी जानकारी आप तक पहुँच पाए। आगे चलते हैं। वैसे प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर लें, जिससे तमाम लोगों तक ये जानकारियाँ मिलती रहें। अक्षय जी हैं, इन्होंने लिखा है, अमर बिल्डर इज बिल्डिंग ए ह्यूज IT पार्क ऑन नगर रोड नियर द वाघोली खराड़ी बॉर्डर, कैन यू प्लीज मेक ए डिटेल वीडियो ऑन दिस। बिल्कुल अक्षय जी, आपके कमेंट लगातार आते हैं और आप लोगों का आशीष बना रहता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, एक चीज़ तो यहाँ पे है कि जो आप अमर बिल्डर का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल अमर का कंस्ट्रक्शन है। जैसे आप देखें मुंडवा में भी, जो कि कोरेगांव पार्क रोड है, वहाँ पे AP 81 के नाम से, और AP देखिए आता है, जो आप जिस लोकेशन की समय बात कर रहे हैं, वाघोली बॉर्डर, जहाँ पे जकात नाका हुआ करता था पहले, जहाँ खराड़ी खत्म होता है और वाघोली स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से जो A के साथ P लग रहा है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि A तो ठीक है, अमर बिल्डर है, P है प्रिस्टीन। जो लैंड पार्सल प्राइम लोकेशंस में प्रिस्टीन के थे, वो कहीं ना कहीं जॉइंट डेवलपमेंट में वो अलग अलग डेवलपर्स के साथ कर रहे हैं, उसमें एक अमर भी है। तो उनके साथ जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। बाकी जहाँ पे आप लोग पूनावाला फिनकॉर्प देखते हैं, वहाँ पे तो आपको पता ही है कि वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ऑक्यूपाई हो चुका है, गूगल की कंपनी भी वहाँ पे मौजूद है। तो इसका भी पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने लाएंगे कि पूरा बिल्टअप एरिया क्या है, किस तरह की कंपनीज आ सकती हैं, उससे किस तरह का जो है मोमेंटम बनेगा आसपास के लोकेशन में। इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लें, आपको पूरा डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आपको यह भी जानने का मौका मिलेगा कि आसपास में उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन उनका क्या फ़र्क पड़ेगा, जहाँ पे लैंड पार्सल खाली हैं वहाँ पे क्या आ सकता है, क्या फिर उसके फ्यूचर ग्रोथ हो सकते हैं। इसके लिए जिन लोगों ने भी सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें, क्योंकि आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे और हमें आपका प्रोत्साहन। आगे चलते हैं। अब्दुल जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर पुणे का रांजनगांव कब तक डेवलप हो सकता है। देखिए अब्दुल जी, हमने लगभग 7-8 महीने पहले जो है एक वीडियो बनाया हुआ था, यदि आपने नहीं देखा तो उसे आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ के ऊपर का एक बजट पास किया था रांजनगांव के लिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के लिए, कि वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं भारत को जो है इंपोर्ट करना होता है, उसका डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा। उससे कहीं ना कहीं जो है लगभग 2000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना रहेगी। तो अगर इसका काम जो है आगे बढ़ेगा तेज़ी से, तो उससे एक फ्लो, एक मोमेंटम जरूर बनेगा प्रॉपरली, अगर आप कहें रांजनगांव का। और उसके साथ साथ जो वाघोली, यानी कि पुणे से लेके जो रांजनगांव के बीच का डिस्टेंस है, उसमें भी तमाम डेवलपमेंट होने की संभावना रहेगी। क्योंकि जब इस तरह की कंपनी, इस तरह का इन्वेस्टमेंट आएगा, तो बाकी इन्वेस्टमेंट आएंगे, जो वहाँ पे लोग काम करेंगे, उनको रहने के लिए कहीं ना कहीं सिटी के आसपास रहना होता है, क्योंकि स्कूल्स चाहिए बच्चों के लिए, आपको हेल्थ के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, इंफ्रा चाहिए। इसके चलते लोग जो है शहर के आसपास रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वाघोली काफ़ी लंबे समय से आइडल चल रहा है, मार्केट बहुत स्लो ग्रोथ है, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं एक अलग ज़रूर आ जाएगी। तो ये इंतज़ार करना होगा कि ये जो बातें हो रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट जो सैंक्शन हुआ है, ये ज़मीन पे कब होता हुआ दिखेगा, तभी जाके कुछ चीज़ें यहाँ पे मूव हो सकती हैं। बाकी कई बार जो है इस पर यह भी चीज़ें बात हुई हैं कि डबल डेकर ब्रिज बनेगा और वो काफ़ी लंबे समय तक जो है हेल्प करेगा
और 50 किलोमीटर के डिस्टेंस तक रहेगा, शिरूर तक जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। पर ग्राउंड पे अगर आप देख लें तो आज के डेट में नगर रोड पे आपको कोई भी फ्लाईओवर मिलता ही नहीं है। आप एरवड़ा से निकल जाएं रांजनगांव शिरूर तक तो कोई भी फ्लाईओवर नहीं मिलता। जबकि अगर आप वाघोली लोकेशन को समझें तो वहाँ पे जो ट्रैफिक की सिचुएशन है, खासकर केसनन फाटा जहाँ पे सब्जी मंडी है, ओहलवाड़ी के लिए जहाँ से रास्ता जा रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है फ्लाईओवर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। क्योंकि ऑफिस टाइम पे जो लोग भी वहाँ रहते हैं उनको अच्छे से पता है किस तरीके से उनको जाम का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ वहाँ पे ट्रैफिक सिचुएशन वर्स होने से जितने भी टू व्हीलर्स वाले हैं उनके लिए रिस्क भी बढ़ जाता है। लगातार एक्सीडेंट के तमाम जो है खबरें आप लोगों के सामने आती हैं। तो ये तो एक अलग बात हो गई। पर हाँ, अगर वहाँ पे फ्लाईओवर बनते हैं, खासकर जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जो 500 करोड़ की बात हुई है, और भी इन्वेस्टमेंट आते हैं और वो ज़मीन पे दिखेगा तो वहाँ की लोकेशन को एक मोमेंटम, एक पुश जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं। अवधेश कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है सर कैन यू प्लीज गिव योर कमेंट्स ऑन मांजरी खुर्द लोकेशन एंड ऑल्सो रिगार्डिंग रिवर फ्रंट रोड टू खराड़ी, व्हाट विल बी द फ्यूचर फॉर दिस लोकेशन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखिए अवधेश कुमार जी, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि आपने सवाल किया है। हर किसी को, जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, कि किसी भी चीज़ को टाइमलाइन से मत जोड़िए। क्योंकि आप अगर किसी भी चीज़ को टाइमलाइन से जोड़ेंगे, क्योंकि ये कहना अच्छा लगता है और सुनना भी अच्छा लगता है कि 3 साल बाद चीज़ें कुछ अच्छी हो जाएंगी, 5 साल बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, 2 साल बाद अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि फिर लोगों के अंदर एक होप उठता है, हाँ यार तो 2 साल बाद पोजीशन मिलने वाला है, तब तक तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। मैं केवल इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लोकेशन की बात हो। तो अभी आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि आप लोगों को शॉर्ट के माध्यम से हमने दिखाया हुआ था कसपटे चौक पे बना हुआ ब्रिज, जो कि 2020 में भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। केवल कंप्लीट मैं कह रहा हूँ कि वो रोड से कनेक्ट हुआ, मेन जो कसपटे चौक है उससे उस ब्रिज को कनेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसके आगे वो बालेवाड़ी तक के लिए आज तक कनेक्ट नहीं हो पाया। और उस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 2016 में स्टार्ट हुआ था। आप सोचिए 25 से 30 करोड़ का ब्रिज जो बन चुका है, पर वो किसी काम का नहीं है। और ये 25 से 30 करोड़ किसका है? हमारा, आपका ही है, जो टैक्स के पैसे आप लोग देते हैं। तो कोई चीज़ को ऐसे आप टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते कि हाँ इतने समय में ये हो ही जाएगा। हाँ, ये ऑप्टिमिज्म के लिए काफ़ी अच्छी लाइनें होती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो आपका मदर टेरेसा फ्लाईओवर है, अगर उसके बारे में आपको पता हो तो आज तक वो रास्ता आगे जाए, अगर आप मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे के ईस्टर्न साइड में देखें तो आगे कनेक्ट ही नहीं हो पाया है। और वह रास्ता, वह ब्रिज का काम काफ़ी पहले जो है चालू हुआ था 2012-13 में, और रोड फंक्शनल हुआ है 2017-18 आते आते। और उसके आगे अगर आप जाएंगे तो तमाम ऐसे डेवलपमेंट हैं जो आधे अधूरे हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ पीसीएमसी की, जहां पे कि अमूमन पीएमसी के मुकाबले थोड़ा अच्छा है, इंफ्रा डेवलपमेंट थोड़े पेस उसकी जो है काफ़ी तेज रहती है। तो ये कहीं ना कहीं जब जाके लैंड एक्विजिशन पे बात अटक जाती है, कहीं कुछ लिटिगेशन आ जाता है, कहीं फंड क्रंच आ जाता है, इसके चलते प्रोजेक्ट अटकते हुए देखे गए हैं। अब अगर मैं स्पेसिफिक मांजरी खुर्द की बात करूं, देखे अगर ये आप खराड़ी के सेंटर से बात करें, जैसे यूनाइटी पार्क वगैरह से, तो इसका डिस्टेंस आज की डेट में 4 से 5 किलोमीटर का है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आज के समय पे है, जिस रोड से आप लोग यू विला के सामने से होकर आगे जाते हैं तो काफ़ी नैरो हो जाता है, एक समस्या। दूसरा, जो रास्ता रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो खराड़ी से आके कनेक्ट होना है यू विला के पीछे से, तो आज तक देखें आप तो यू विला का वो रास्ता किसी मेन रोड जो खराड़ी का है उससे कनेक्ट नहीं हो पाया है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ था। यदि आप में से किसी ने नहीं देखा तो आई बटन पे प्रेस कर लें, उसे आप देख सकते हैं। अब इसमें रोड ब्लॉक ये है कि बीच बीच में लैंड पार्सल एक्वायर ही नहीं हो पाए हैं। अगर वो लैंड पार्सल एक्वायर नहीं हो रहे हैं और डेवलपर उसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो ओनर हैं वो तैयार नहीं उस दाम में बेचने के लिए, तो वो रोड कैसे वर्कआउट होगा। और अगर पंचशील इतना स्टैब्लिश होके वो रोड अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो आगे भी उसके जो रोड ब्लॉक हैं वो कनेक्ट होने की संभावनाएं थोड़ी कम दिखती हैं। यानी समय कितना लगेगा कितना नहीं, इस पर कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, जो आपका डीपी मैप है उसमें ये चीज़ दिखता है कि जब आप लोग जैसे ही यू विला के आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे वर्मा मैम का एक लैंड है, वहाँ पे अगर आप देखें छोटा बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ से रोड को सीधा किया गया, वो डीपी का ही रोड है। अगर वो आगे जाके टर्न जहाँ पे हो रहा है उसे टर्न ना होके सीधा कनेक्ट कर दिया जाए, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ये डीपी में है। अगर ये चीज़ें क्लियर कर ली जाती हैं तो थोड़ी सहूलियत जरूर हो जाएगी कि जो नैरो रोड से लोग घूम के आ रहे हैं और वहाँ पे हाइट पे होने की वजह से रोड में थोड़ी सहूलियत नहीं हो पा रही आने जाने में, तो उसमें थोड़ा जो है चीज़ें बदलता हुआ आपको दिखेगा। प्लस अभी लगातार वहाँ पे पोजीशन आएंगे, जितने सेगमेंट के पोजीशन होते जाएंगे लोगों का क्राउड वहाँ बढ़ता जाएगा, लोग जो कम्यूट करने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। तो अगर इस चीज़ को रिजॉल्व होता हुआ दिखे, ये जो डीपी रोड अभी मैं आपको बता रहा हूँ यू विला के सामने, यानी कि रिवर की तरफ नहीं, जो एग्जिस्टिंग रोड है जहाँ से आप लोग आते हैं, वो चीज़ें अगर स्ट्रेट हो जाती हैं तो थोड़ा सहूलियत होता हुआ दिख रहा है और ये वर्कआउट हो सकता है।
लेकिन यू विला के पीछे अभी जो है वर्कआउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम मांजरी खुर्द के लिए जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे वाइडनिंग का काम और उसे एक लेवल में करने का काम जो है चालू है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन किसी भी डेवलपमेंट को किसी भी लोकेशन में हम लोग इस तरीके से नहीं कैटेगराइज कर सकते कि वो 3 साल में 5 साल में चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब क्राउड बढ़ता है, थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, तो चीज़ों के होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन अगर उसे, जैसे आप मुंडवा चौक पे देख लीजिए, जब आप लोग हड़पसर की तरफ से आते हैं तो आप देखें फ्लाईओवर आप क्रॉस करें या फिर फ्लाईओवर पे ही रहें, वहाँ पे आपको जाम दिखता है, क्योंकि आगे आते ही वहाँ पे बॉटल नेक हो जाता है। अगर वो चीज़ें इतने प्राइम लोकेशन में जहाँ पे आपको मगरपट्टा है दिखता है, जहाँ पे आपको एमेनोरा दिख रहा है, अगर वहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं और वहाँ पे लगातार जाम लगते हैं, हर दिन जाम लगते हैं सुबह शाम, तो फिर किसी और लोकेशन में कैसे जो है ये उम्मीद जगाई जाए कि हाँ ये सर्टेन टाइम में चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी। तो मेरा कहना ये है, जो सामने दिख रहा है, जो थोड़ा बहुत होने की संभावनाएं दिखती हैं, उस पे ही भरोसा करके हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। पर हाँ, ये ज़रूर है, अगर मैं इसे समराइज करूं, कि 5 साल बाद वहाँ पे हज़ारों फैमिलीज़ रहने लगेंगी, वहाँ पे कम्यूट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रैफिक की भी समस्याएं हो सकती हैं, और हो सकता है प्रेशर बनने से जो मैं डीपी रोड की बात कर रहा हूँ ये क्लियर हो जाए, तो वहाँ थोड़ी सुगमता आप लोगों को हो जाएगी। बाकी डिस्टेंस के मामले अगर आप देखें, मांजरी खुर्द के ईस्टर्न साइड में आपको तमाम, ईस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड में और साउथ में तो रिवर है, वहाँ पे आपको तमाम गुंठेवारी प्रोजेक्ट भी पनपते हुए दिख रहे हैं। तमाम जगहों पे गुंठेवारी में जो है प्लॉट बिक चुके हैं, और जहां बिक चुके हैं वहां कई जगह आपको कंस्ट्रक्शन होते हुए भी दिख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो है अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन भी उसके आसपास होने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर ओहलवाड़ी की तरफ और मांजरी खुर्द का जो प्रॉपर गांवठान है वहां से लेके जहां पे सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बीच में अगर आप लोग गूगल मैप पे भी देखेंगे तो तमाम लैंड पार्सल जो है गुंठेवारी के रूप में बिके हैं। क्योंकि जब कोई बड़ा डेवलपमेंट कहीं पे भी आता है तो वहाँ पे रॉ लैंड, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसे भी जो है टुकड़ा बंदी कायदा तो है, पर उसे टुकड़े में करके बेचा जाता है। तो ये है आपके सवालों का जवाब। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहें और हमें मिलता रहे आपका आशीष और प्रोत्साहन। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।